नमस्कार दोस्तों। तो हम जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित जो प्रश्न हैं विगत वर्षों में आए हुए यूपीपीसीएस के एग्जाम में उसे हम देख रहे थे और 2012 से लेकर के 2015 तक के री एग्जाम तक के सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। ये लास्ट वीडियो है इस सेगमेंट पर। 2016 से 2020 तक के सभी प्रश्न इस वीडियो में हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो उपलब्ध विकल्प में से जो सिख समुदाय है उसमें सबसे कम लिंगानुपात है। सिख समुदाय की लिंगानुपात 903 है, यानी कि 1000 सिख समुदाय के पुरुष पर 903 सिख समुदाय की स्त्रियां हैं, ये इसका मतलब हुआ। अन्य समुदाय है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बौद्ध समुदाय का 965 है, यानी कि 965। जैन समुदाय का 940 यानी 940 और मुस्लिम समुदाय का 951 यानी कि 951। तो कुल मिलाकर अगर क्रम में लगाना होता लिंगानुपात वाले में से तो सबसे अच्छा लिंगानुपात बौद्ध समुदाय का है। उपलब्ध विकल्प में से इनका है 965, यानी 1000 बौद्ध धर्म के पालन करने वाले पुरुषों के अपेक्षा मतलब के तुलना में 965 स्त्रियां हैं बौद्ध धर्म को पालन करने वाली। उसके बाद फिर आता है मुस्लिम समुदाय का 951। फिर सबसे सेकेंड लास्ट जो है जैन धर्म समुदाय का 940। तो अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार था। अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसके अनुसार फिर आंकड़ा बदल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर पर औसतन 1106 लोग रहते हैं, यानी कि 1106 पर्सन्स रहते हैं। और अगर जनघनत्व के राज्यों को क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो सबसे पहले बिहार को तो रखेंगे ही, उसके बाद फिर बंगाल का आता है जनघनत्व, उसके बाद फिर कर्नाटका का, और फिर केरल का, और उसके बाद फिर यूपी का, और फिर हरियाणा का। तो कुल मिलाकर के ऑब्जर्वेशन वाली बात ये थी कि तीसरे नंबर वाला जो जनघनत्व वाला राज्य है वो केरला है। और केरला के बारे में तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में ही है और लिंग अनुपात भी है, लेकिन जनघनत्व के मामले में तीसरे नंबर पर है। सबसे कम जनघनत्व किसका है। तो अरुणाचल प्रदेश का है, जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर पर आपको औसतन 17 लोग मिलेंगे। और यूपी का चूंकि एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का जनघनत्व भारत के राज्यों की श्रेणी में चौथा है, जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 829 लोग यानी 829 लोग रहते हैं औसत रूप में। और 5वें नंबर पर राज्यों का जो जनघनत्व के हिसाब से आता है क्रम, वो हरियाणा का है। सबसे कम, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बिहार में जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में। यही अगर क्वेश्चन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में पूछे तो हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है। यूटी में सबसे ज़्यादा जनघनत्व दिल्ली का है, और सबसे कम जनघनत्व अंडमान एवं निकोबार का है, जो कि पिछले वर्ष वाले प्रश्न में पूछा ही था। तो अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 46 लोग रहते हैं, और दिल्ली में 11,326 लोग शायद रहते हैं, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। और इसी तरीके से अगर क्रम में लगाने के लिए पूछ दे आपसे, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन बनाए तो हो सकता है ऐसा पूछ दे कि संघ शासित राज्यों के जनघनत्व के हिसाब से घटते क्रम में लगाइए, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का, फिर चंडीगढ़ का, फिर पुडुचेरी का, और लास्ट से अगर पूछे तो अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित है उसे देख लेते हैं। जैसे एक साइड दशक दिया हुआ है और दूसरी साइड दिया हुआ है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में। तो 1971 से लेकर के 81 के बीच में जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि रही है 24.66% रही है, और 1981 से 91 के बीच में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 23.87 रहा है, और 1991 से 2001 में 21.54 रहा है, और 2001 से लेकर के 2011 तक में 19.05 रहा है। तो ये दशकीय वृद्धि है। अच्छा, ये गलत है 19.5, क्योंकि गलत वाला चुनना था, क्योंकि 2001 से लेकर 2001 से 2011 के बीच में 17.7% रहा है दशकीय वृद्धि दर। तो ये महत्वपूर्ण है, ये इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अगर पूछे दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा कौन सा किस जिले में हुआ था, तो मेघालय में हुआ है सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि। और सबसे कम दशकीय वृद्धि की बात करें, दरअसल कम क्या, नेगेटिव में दशकीय वृद्धि की बात करें तो नागालैंड में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो जो क्राउन वाला जनसंख्या पर संबंधित जो वीडियो बना हुआ है 30 मिनट का, वो आप बढ़ा के देखेंगे तो 16-17 मिनट में आपका हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर बने कि सबसे कम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड है। और नेगेटिव में भी जनसंख्या घनत्व ये दशकीय वृद्धि पूछे तो नागालैंड ही उसका आंसर होगा। अच्छा, अगर यूटी में बात करें तो
यूटी में किसका सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर रहा है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि किसका रहा है? तो सबसे कम जो दशकीय वृद्धि रहा है वो लक्षद्वीप का रहा है, और सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो रहा है तो वो दमन एंड दीव का शायद रहा है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। बस ये राज्यों वाला जरूर ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट का ही राज्य में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है, जिसका नाम है मेघालय, और सबसे कम नागालैंड। ठीक है, और वैसे पूरे भारत का 17.7% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी, तो 2020 में जो भारतीयों की औसत उम्र होगी वो 29 वर्ष होगी। तो ये उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से है। अब इस तरह से नहीं, अब 2030 तक के से संबंधित भले पूछ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जनसंख्या, अच्छा ये 2016 वाला समाप्त हो गया। जनसंख्या और नगरीकरण ये 2017 का प्रश्न आ गया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो हरियाणा को ये खिताब मिला हुआ है कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ऊपर है उपलब्ध विकल्प में से, और लेकिन लिंगानुपात की दृष्टि से ये निचले पायदान पर है। तो इस लेकर के विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन, मतलब ये इसमें क्वेश्चन ये था कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो जितनी कुल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, उसके तुलना में अनुसूचित जनजातियों की यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, यानी न्यूनतम है भारत में। तो 0.57% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का मात्र अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट हो गया। अच्छा, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 1.28% है उसकी पूरे पॉपुलेशंस का अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है बिहार का भी एग्जाम दें आप लोगों में से। तो अच्छा, इसमें से अगर इसी तरह से अगर लगाने के लिए क्रम में पूछ दे कि उसकी कुल जनसंख्या के लिहाज से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है उस राज्य में, तो सबसे कम जो है वो यूपी की है, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल की, उसके बाद फिर बिहार की, उसके बाद फिर ये तमिलनाडु की, और फिर आंध्र प्रदेश की। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे कुल जनसंख्या कितनी है अनुसूचित जनजातियों की, तो 8.6% है, और सेक्स रेशियो अनुसूचित जनजातियों की कितनी है? तो 990 है। तो ये भी एक फैक्ट है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 990 है। तो उनका लिंगानुपात सामान्य से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन को। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो जनसंख्या में कमी जो आई है वो नागालैंड में आई है। और मैंने अभी कहा था कि दशकीय वृद्धि सबसे कम अगर किसी राज्य में हुआ है तो नागालैंड में हुआ है। दरअसल कम से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि निगेटिव हुआ है, यानी घट गया है। और तो -0.6% दशकीय वृद्धि दर रहा है नागालैंड का। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अच्छा 2017 का समाप्त हो गया, अब 2018 का देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इससे ये पता चलता है कि अगर प्रीवियस ईयर को मतलब इस कारण छोड़ दें कि अरे इससे तो 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो ये एक तरह से मूर्खता होगा, रिस्क जोन में ही है अभी भी वो। तो देख लीजिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि आर्थिक दृष्टि से ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर नीचे है। तो हरियाणा का नाम आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो वर्तमान में 15 से 16, उसके बाद अभी नहीं आया है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का रिपोर्ट। तो उस हिसाब से जो अभी कुल प्रजनन दर है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 2.2 है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFSH, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के चौथे दौर में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 है, जबकि तीसरे दौर में 2005 से 6 में जो हुआ था वो 2.7 था, यानी कि पिछले की तुलना में इस बार कमा है। तो ये एक शुभ संकेत है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में
किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात अनुपात न्यूनतम है? तो शिशु लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें या शहरी क्षेत्रों में, तो ये हरियाणा का आता है नाम। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। और इसी से संबंधित एक प्रश्न बनाया था कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे नीचे राज्यों की श्रेणी में आता है, तो हरियाणा ही है उसका भी आंसर। अच्छा, शिशु लिंगानुपात पूरे भारत का कितना है, पता है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभी। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की ग्रामीण जनसंख्या उपलब्ध विकल्प में से सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा है, सबसे ज़्यादा किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, अगर यूटी के बारे में पूछ देता तब इसका क्या आंसर होता, और इसके बाद फिर सामान्य राज्यों के बारे में पूछता। अच्छा, वैसे तो आपको ये तो पता ही होगा कि जितनी भारत की पॉपुलेशन है उसका 31.2% यानी कि 31.2% नगर में रहता है और 68.8% ये ग्राम में रहता है, यानी गांव में रहते हैं भारत के लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यूटी के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम तो लक्षद्वीप में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है ग्रामीण जनसंख्या, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसी वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्राउन वाला जो जनसंख्या का वीडियो है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब मैं ये कहूँ कि ये हॉट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो बिल्कुल एकदम सही बात है। ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए मैं जोड़ देता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। आपको पता है 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस। तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अब नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% विश्व की कुल जनसंख्या का वो शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। मैं देखता हूँ कि वो वैश्विक जनसंख्या पर एक वीडियो आर्थिकी से बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये वही है। अब देखिए 2019 का प्रश्न आ गया, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कानपुर 10 लाख की आबादी वाला नगर बन गया 1971 में, 1971 में, और लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है तो 1981 में वो बन गया 10 लाखीय नगर, यानी 10 लाख लोगों वाला नगर बन गया है। तो कानपुर का 1971 और लखनऊ का 1981, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होनी चाहिए? तो 2.1 होनी चाहिए, जबकि अभी 2.2 तक पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इतना ही 2 ही प्रश्न था 2019 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं? अब देख लीजिए 19 में वही क्वेश्चन, अब 20 में सेम क्वेश्चन लगता है कि उठा के फोटो स्टेट करके रख दिया है, फोटोकॉपी वाले को बुलाया, बोला ये क्वेश्चन फोटोकॉपी कर दो, बस हो गया। तो इस रिस्क नहीं लेना है, एक क्वेश्चन मतलब कितनी बड़ी बढ़त है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम, आपको पता ही है कि कानपुर जो है 10 लाख के लोगों वाला नगर 1971 में बन गया और लखनऊ नगर निगम जो है 1981 में बन गया 10 साल बाद। तो ध्यान रखना है इसको, एकदम मतलब पढ़ के ही जाना है अच्छे से। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे जनसंख्या वाला वीडियो छोड़ो हटाओ, क्या देखना है इसको, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, अरे एक क्वेश्चन भी लड़ गया सेम तो कितना बड़ा बढ़त मिल जाएगा। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या के कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए? तो अभी हमने देखा 2.1 होनी चाहिए। ये लगता है रिपीट हो गया क्या पूरा, वही क्वेश्चन ही पूछ लिया है 2019 में भी और 2020 में भी।